आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, आज हम रणथंभौर के चौहान वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा चैप्टर होगा रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की गई थी। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की गई थी और ये गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे। गोविंदराज पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे। तो आइए, कैसी गतिविधियां, कौन सी गतिविधियां घटित हुई, किस प्रकार गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक बनता है। तो एक तो ये जो चौहान वंश है, रणथंभौर के चौहान वंश या रणथंभौर का चौहान वंश अजमेर के चौहानों की एक शाखा है। अजमेर के चौहानों की एक यहाँ शाखा है। तो आइए, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, एक तो ये अजमेर के चौहानों की शाखा है। अजमेर के चौहानों की एक शाखा है। रणथंभौर में अजमेर के चौहानों की एक शाखा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, गोविंदराज ने 1194 ईस्वी में यहाँ चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन हो गया? गोविंदराज। और गोविंदराज ने यहाँ चौहान वंश की स्थापना कब की थी? 1194 में। अब इससे पहले की जो पृष्ठभूमि, इससे पहले की जो गतिविधियां हैं, अब उन गतिविधियों को देखिए। गोविंदराज, जैसे ये पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था, पृथ्वीराज थर्ड का पुत्र था और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के सेकंड युद्ध जो 1192 में हुआ, युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अजमेर का शासक बनाया। अजमेर का शासक बनाया। तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। इस युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र गोविंदराज को अजमेर का शासक बना दिया गया। अभी जो गोविंदराज है, गोविंदराज को इस शर्त पर शासक बनाया गया था, इस शर्त पर शासक बनाया गया था। और शर्त क्या थी? कि दिल्ली के अधीन रहेगा, दिल्ली शासक के अधीन रहेगा। जैसे अपन नंबर 1 बिंदु डालें, दिल्ली शासक के अधीन रहेगा, यानी मोहम्मद गोरी के अधीन रहेगा, दिल्ली शासक के अधीन रहेगा। नंबर 2, दिल्ली शासक के सामंत के रूप में कार्य करेगा, दिल्ली शासक के सामंत के रूप में कार्य करेगा। तो इसे इस शर्त पर शासक बनाया गया। एक तो ये दिल्ली शासक के अधीन रहेगा और दिल्ली शासक का एक सामंत के रूप में कार्य करेगा। इसी प्रकार गोविंदराज ने मोहम्मद गोरी को अधिक मात्रा में धन भी दिया था। मोहम्मद गोरी को धन भी दिया था। जब इस प्रकार गोविंदराज अजमेर का शासक बना, तो अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर के चौहान राजपूत थे, उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अजमेर के चौहान राजपूतों ने गोविंदराज के चाचा हरिराज के नेतृत्व में गोविंदराज पर आक्रमण कर दिया। तो अजमेर के चौहानों ने इसे अपना अपमान समझा। अजमेर के चौहानों ने इसे अपना
अपमान समझा। इसे अपना अपमान कौन सा है कि एक दिल्ली के नियंत्रण में कार्य करेगा, दिल्ली के सामंत के रूप में कार्य करेगा, इसलिए अजमेर के चौहानों ने इसे अपना अपमान समझा। और यहाँ के चौहानों ने हरिराज के नेतृत्व में गोविंदराज पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार गोविंदराज कहाँ चला जाता है? रणथंभौर चला जाता है। गोविंदराज रणथंभौर चले गए और इसने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की। गोपीनाथ शर्मा ने भी इस मत का समर्थन किया है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी यहाँ चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज था। ध्यान रखना है, चौहान वंश का, रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। तो एक बार पुनः देखिए, यहाँ की जो चौहान है वो अजमेर के चौहानों की एक शाखा है। 1194 में गोविंदराज ने यहाँ चौहान वंश की स्थापना की। गोविंदराज पृथ्वीराज III का पुत्र था। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने इसे अजमेर का शासक बनाया था, लेकिन इसी शासक की शर्त पर बनाया गया था, कंडीशन रखी गई थी कि आप दिल्ली के शासक के अधीन रहोगे और दिल्ली शासक के सामंत के रूप में कार्य करोगे। इसी प्रकार गोविंदराज ने शासक बनने के दौरान मोहम्मद गोरी को धन भी दिया था। इसे अजमेर के चौहानों ने अपना अपमान समझा और यहाँ की चौहानों ने हरिराज के नेतृत्व में, जो इनका चाचा लगता है, गोविंदराज का चाचा कौन है? हरिराज, इसके नेतृत्व में गोविंदराज पर आक्रमण कर दिया और गोविंदराज कहाँ चले गए? रणथंभौर। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भी गोविंदराज ही रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था, चौहान शाखा का एक संस्थापक था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज। इसकी पुष्टि हमें मांगलाना शिलालेख से भी होती है। मांगलाना शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है, ध्यान रखना है। मांगलाना शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है? कि रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज था। इसकी पुष्टि कौन से शिलालेख से होती है? मांगलाना शिलालेख से होती है। ये जो मांगलाना शिलालेख है ये विक्रम संवत 1272 ईस्वी का है। विक्रम संवत 1272 का है। 1272 का है, विक्रम संवत 1272 का ये शिलालेख है और ये रणथंभौर के समीप प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? रणथंभौर के समीप ही प्राप्त हुआ है। समीप ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है कि गोविंदराज रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। तो ये अजमेर के चौहानों की एक शाखा थी। इसके पश्चात देखिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि हरिराज, उसके पश्चात हरिराज आत्महत्या कर लेता है। हरिराज पर आक्रमण किया जाता है, हरिराज के द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। अब इसके पश्चात देखिए, गोविंदराज के पश्चात वल्लन देव व प्रहलादन शासक बने। गोविंदराज के पश्चात वल्लन देव और प्रहलादन, यही कहाँ के शासक बने थे? रणथंभौर के शासक। अब देखिए, उधर भी परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद 1206 ईस्वी में उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन
ऐबक के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत अथवा गुलाम वंश की स्थापना की गई। दिल्ली सल्तनत अथवा गुलाम वंश की स्थापना की गई। वंश की स्थापना की गई। तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक बना। यद्यपि इसकी राजधानी लाहौर थी, ध्यान रखना है। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर। ध्यान रखना है आपको, इसकी राजधानी थी लाहौर। दिल्ली को इसने राजधानी नहीं बनाया था, लेकिन दिल्ली इसके नियंत्रण में है। और ये दोनों वल्लन देव और प्रहलादन कुतुबुद्दीन ऐबक को निरंतर कर देते रहे। ये दोनों का मतलब ध्यान रखना है, वल्लन देव और प्रहलादन, ये दोनों ऐबक को निरंतर कर देते रहे। ऐबक को निरंतर कर देते रहे। अब प्रहलादन के पश्चात यहाँ का एक शासक बनता है वीर नारायण। ये ध्यान रखना है, प्रहलादन के पश्चात, प्रहलादन के बाद वीर नारायण रणथंभौर का शासक बना। वीर नारायण शासक बना, वीर नारायण शासक बन गया है। उधर 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद तो उसका पुत्र आराम सा शासक बना था, लेकिन 1211 से 1236 तक, 1211 से 1236 तक गुलाम वंश का अगला शासक होगा इल्तुतमिश। तो ये जो वीर नारायण है, वीर नारायण के समकालीन शासक कौन होगा? इल्तुतमिश। वीर नारायण के समकालीन इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तक शासक रहेगा। यानी मांगलाना शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है कि रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना गोविंदराज के द्वारा की गई थी। गोविंदराज के पश्चात वल्लन देव प्रहलादन शासक बने। 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना की। इसकी राजधानी लाहौर थी। ये दोनों वल्लन देव प्रहलादन ये ऐबक को निरंतर कर देते रहे। प्रहलादन के पश्चात यहाँ का शासक कौन बना? वीर नारायण। और वीर नारायण के समकालीन दिल्ली का शासक कौन है? इल्तुतमिश। अब इसके समकालीन कौन सी घटना घटित होगी, आइए हम उसका अध्ययन करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं वीर नारायण की। अब हम बात करते हैं वीर नारायण। देखिए वीर नारायण, वीर नारायण। तो वीर नारायण, इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? इल्तुतमिश। वीर नारायण एक स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने लगा। तो यह स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा, वीर नारायण स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। और समकालीन शासक कौन है? इल्तुतमिश। ध्यान रखना है, इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक कौन है? इल्तुतमिश। समकालीन दिल्ली सल्तनत का शासक, दिल्ली सल्तनत का शासक, और शासक कौन है यहाँ? इल्तुतमिश। 1211 से 1236, 1211 से 1236। इल्तुतमिश ने साम्राज्यवादी नीति एवं सामरिक महत्व होने के कारण रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। ध्यान रखना है, 1226 में इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इल्तुतमिश ने रणथंभौर या वीर नारायण पर आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा, अर्थात रणथंभौर पर अधिकार नहीं कर सका। इल्तुतमिश ने छल कपट का सहारा लिया और इल्तुतमिश ने वीर नारायण को दिल्ली बुलाया। वीर नारायण को धोखे से दिल्ली बुलाया गया। वीर नारायण को धोखे से दिल्ली बुलाया गया। किसके द्वारा बुलाया गया? इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली बुलवाया गया और इसकी यहाँ हत्या कर दी गई।
हत्या कर दी गई। तो इल्तुतमिश के द्वारा रणथंभौर के किस चौहान शासक की दिल्ली में धोखे से हत्या की गई थी? तो शासक कौन होगा? वीर नारायण। यद्यपि वीर नारायण के चाचा बाघभट्ट ने इसे दिल्ली जाने से मना कर दिया था। ध्यान रखना है, इसके चाचा बाघभट्ट ने दिल्ली जाने से मना कर दिया था कि आप दिल्ली मत जाना, लेकिन ये दिल्ली गए और दिल्ली में इनका वध कर दिया गया। अब वीर नारायण के पश्चात शासक कौन बने? बाघभट्ट। तो इसके पश्चात बाघभट्ट शासक बने। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, केवल गोविंद राज के बाद आपको हमीरदेव चौहान के बारे में ही अध्ययन नहीं करना है। उससे पहले जो भी शासक आते हैं, चाहे उसमें 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें हैं, उनका भी आपको साथ साथ अध्ययन करना है। क्योंकि आजकल एग्जाम में यहाँ से जो हम छोटे छोटे टॉपिक मानते हैं, जिन्हें हम नेगलेक्ट कर देते हैं, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यही क्वेश्चन बन गया कि इल्तुतमिश ने रणथंभौर के किस चौहान शासक की धोखे से हत्या करवाई थी? तो शासक कौन हो जाएगा? वीर नारायण। अब वीर नारायण के बाद शासक कौन बना? बाघभट्ट। शासक कौन बना? बाघभट्ट। तो इस समय रणथंभौर पर किसका अधिकार हो चुका है? इल्तुतमिश का। तो ये बाघभट्ट मालवा शासक की शरण में चला गया। ये कहाँ चला जाता है? मालवा शासक की शरण में चला गया। बाघभट्ट मालवा के शासक की शरण में चला जाता है। अब 1236 में यहाँ परिस्थितियाँ बदलेंगी। देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। इल्तुतमिश है और इसने कहा कि मेरे सभी पुत्र अयोग्य हैं, इसीलिए इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री को चुन लिया था। अपना उत्तराधिकारी किसे चुन लिया था? अपनी पुत्री। और पुत्री कौन है? रजिया। अपनी पुत्री रजिया को इसने अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी चुन लिया था। क्योंकि इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे सभी पुत्र अयोग्य हैं, इसीलिए मैं अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। लेकिन 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। 1236 में इसकी मृत्यु हो गई। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बना दिया था? अपनी पुत्री रजिया को। लेकिन 1236 में इसकी मृत्यु हुई और इसकी मृत्यु के पश्चात जो दिल्ली का अमीर वर्ग था, जिसका प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता था, दिल्ली के अमीर वर्ग ने रजिया के स्थान पर इल्तुतमिश के पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया गया दिल्ली के अमीरों के द्वारा। एक बार पुनः समझिए, वीर नारायण स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक कौन है? इल्तुतमिश। 1226 में आक्रमण किया लेकिन असफल रहा। इसे धोखे से दिल्ली बुलवाया गया, इसकी हत्या कर दी गई। चाचा बाघभट्ट ने दिल्ली जाने से मना भी कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी बात को अनसुना किया और उसके पश्चात इसकी हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात शासक कौन बना? बाघभट्ट। बाघभट्ट शासक बना तो बाघभट्ट मालवा शासक की शरण में चले जाते हैं। अब 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु से पहले इल्तुतमिश ने कहा था कि मेरे सभी पुत्र अयोग्य हैं, इसीलिए मैं अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को चुनता हूं। लेकिन 1236 में इसकी मृत्यु के बाद अमीर वर्ग ने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बना दिया था। यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? रजिया को। लेकिन अमीर वर्ग के द्वारा शासक किसे बना दिया गया? रुकनुद्दीन फिरोज को। इसके पश्चात कौन सी कहानी जन्म लेगी? कौन सा नया किरदार जन्म लेगा? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक है, यहाँ है इल्तुतमिश और इधर रजिया। ये इसकी पुत्री है, रजिया। और इधर इसका पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज। इसकी माता का नाम है
शाह तुर्कान। माता का नाम क्या है? शाह तुर्कान। देखिए, यद्यपि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे बनाया था? रजिया को, लेकिन दिल्ली के अमीर वर्ग के द्वारा शासक किसे बना दिया गया? रुकनुद्दीन फिरोज को। अब ये जो रुकनुद्दीन फिरोज है ये शराबी और विलासी था, शराबी व विलासी था, और शाह तुर्कान पर इसका नियंत्रण था, माता का नियंत्रण था, माता का नियंत्रण था। माता का नाम क्या है? शाह तुर्कान। अब ये शाह तुर्कान क्रूर एवं अत्याचारी महिला थी, ध्यान रखना है। शाह तुर्कान क्रूर एवं अत्याचारी महिला थी, क्रूर व अत्याचारी थी, ये क्रूर एवं अत्याचारी थी। इसने दिल्ली के निर्दोष लोगों का कत्ल करवाया था। अब दिल्ली का जो आम नागरिक है वो इनके अत्याचारों से परेशान हो गया। तो शुक्रवार की नमाज के दिन, इधर रजिया के बारे में सुनिए अब, शुक्रवार की नमाज के दिन, शुक्रवार की नमाज के दिन रजिया लाल वस्त्र पहन कर गई, रजिया लाल वस्त्र पहन करके गई और दिल्ली के लोगों से इसने न्याय मांगा। दिल्ली के लोगों से क्या मांगा? न्याय मांगा। और न्याय मांगती है, न्याय मांगने का अर्थ क्या हुआ? इसने कहा था कि मेरे पिता ने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन दिल्ली के अमीर वर्ग के द्वारा मुझे शासक न बनाकर किसे शासक बना दिया गया? रुकनुद्दीन फिरोज को। तो दिल्ली की आम जनता के समर्थन से ये शासक बनेगी, ध्यान रखना है। दिल्ली की आम जनता के समर्थन से ये शासक बन जाएगी, शासिका बनेगी। आम जनता के समर्थन से इसने गद्दी प्राप्त कर ली, गद्दी प्राप्त कर ली। अब इसी दौरान जब इनमें आपस में ये जो संघर्ष चल रहा था, आपस में बहन और भाइयों में ये जो झगड़ा चल रहा था, इस मौके का फ़ायदा उठाया किसने? बाघ भट्ट ने। ध्यान रखना है, क्योंकि हमें मेन बाघ भट्ट के बारे में चर्चा करनी है। ये तो केवल आपको समझाने के लिए बताया गया था, इसके बारे में आप समझने का प्रयास कीजिए। ये दोनों बहन भाइयों में एक संघर्ष का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि इधर शासक इसे बना दिया गया जबकि इल्तुतमिश ने इसको शासक बना दिया था। अब बाघ भट्ट ने मौके का फ़ायदा उठाकर रणथंभौर के दुर्ग में जो मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम सैनिक बचे हुए थे, उनको घेर लिया गया। किसके द्वारा? बाघ भट्ट के द्वारा। समझने का प्रयास कीजिए आप। बाघ भट्ट ने मौके का लाभ उठाकर दुर्ग में मुसलमानों को बंदी बना लिया, मुसलमानों को बंदी बना लिया, बंदी बना लिया। तो आपकी समझ में आ गया होगा, बाघ भट्ट ने इन दोनों के आपसी झगड़े का फ़ायदा उठाया और मुसलमानों को दुर्ग में बंदी बना लिया। और बाघ भट्ट ने दुर्ग में बाहर से आने वाली सभी प्रकार की वस्तुओं को रोक दिया, पाबंदी लगा दी गई। इसी स्थिति का आकलन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने लिखा है, दशरथ शर्मा के अनुसार, यानी जब उसने दुर्ग में आने वाली सभी बाहरी वस्तुओं पर रोक लगा दी, जो भी बाहर से वस्तु खाद्य सामग्री आती थी उन पर रोक लगा दी, तो उस स्थिति का आकलन करते हुए दशरथ शर्मा ने लिखा है कि दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग की बात है ये, दुर्ग में दूध के समान पानी, दूध के समान पानी, इसके पश्चात गन्ने के समान घास, गन्ने के समान घास व ईंधन, ईंधन चंदन के समान हो गया, ईंधन चंदन के समान हो गया। अर्थात वस्तुओं की कमी आ गई। ये ध्यान रखना है, कोटेशन याद रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा का। दशरथ शर्मा ने क्या लिखा है? दुर्ग में दूध के समान पानी, गन्ने के समान घास और ईंधन चंदन के समान हो गया था। तो अब शासक कौन बन गया था यहाँ का? बाघ भट्ट। इधर रजिया 1236 में शासक बनी दिल्ली के अमीर वर्ग के समर्थन से।
दिल्ली के अमीर वर्ग के समर्थन से 1236 ईस्वी में रजिया शासक बन गई। रजिया ने बाघ भट्ट पर आक्रमण करके इन मुसलमान सैनिकों को, मुसलमान अधिकारियों को रिहा करवाया था। तो ये समझ में आ गया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो 1236 में रजिया सुल्तान बनी, ध्यान रखना है। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनी। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान बनी, रजिया सुल्तान बनी। और रजिया के सेनापति मलिक हुसैन ये जो रजिया है, रजिया का सेनापति था सेनापति मलिक हुसैन। सेनापति मलिक हुसैन ने मुसलमानों को, यानी जो दुर्ग में कैद कर लिए गए थे बाघ भट्ट के द्वारा, मुसलमानों को बचाया गया था, मुसलमानों को बचाया गया था। तो रजिया के शासनकाल में मुसलमानों को बचाया गया, जिसमें भूमिका किसकी थी? मलिक हुसैन की। इसके पश्चात देखिए, बाघ भट्ट के पश्चात जय सिंह या जय सिम्मा, जय सिंह अथवा जय सिम्मा शासक बना, शासक बना। जय सिंह अथवा जय सिम्मा शासक बना। अब इस एक लाइन और याद रखनी है आपको, मिनहाज उस सिराज ने, मिनहाज उस सिराज ने बाघ भट्ट को भारत का महान राजा बताया है। ध्यान रखना है, मैं यही नोट डाल के लिख देता हूँ, नोट। मिनहाज उस सिराज, जिसने एक पुस्तक लिखी तबकाते नासिरी, मिनहाज उस सिराज, इतिहासकार है। मिनहाज उस सिराज ने बाघ भट्ट को भारत का महान राजा बताया, बाघ भट्ट को भारत का महान राजा बताया था, महान राजा बताया था। ये ध्यान रखना है, मिनहाज उस सिराज, जिसकी रचना है तबकाते नासिरी। इसकी रचना का नाम क्या है? तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी। अब शासक कौन बना? जय सिंह अथवा जय सिम्मा। इसने 32 वर्ष शासन किया, इसने 32 वर्षों तक शासन किया था, वर्षों तक शासन किया था, शासन किया था। और इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का एक शासक था बलबन, बलबन। बलबन ने 1253 व 1257 ईस्वी के मध्य रणथंबोर पर 2 बार असफल आक्रमण किए, 2 बार असफल आक्रमण किए थे। ध्यान रखना है, 1248 में बाघ भट्ट की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शासक बना था। ये बाघ भट्ट का पुत्र था, बाघ भट्ट का पुत्र था। और बाघ भट्ट की मृत्यु, बाघ भट्ट की मृत्यु कब हो गई थी? 1248 ईस्वी में। बाघ भट्ट की मृत्यु 1248 में। उसके बाद शासक कौन बना? जय सिंह अथवा जय सिम्मा। अब जय सिंह का उत्तराधिकारी कौन होगा? हम्मीर देव चौहान। तो जय सिंह ने 1282 ईस्वी में अपने पुत्र हम्मीर का चयन किया था, हम्मीर का चयन किया था। यानी इसने अपने जीवन काल में ही हम्मीर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो जय सिंह के बाद शासक कौन बनेगा? हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान के बारे में हमें डिटेल से अध्ययन करना है। इससे पहले जो भी शासक आए हैं आपको उनके बारे में, चाहे 1 लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, उनके बारे में आपको साथ साथ अध्ययन करना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पूछा जा चुका है जालोर में कि कौन सा शासक जालोर के चौहानों से संबंधित नहीं है। हम ज़्यादातर क्वेश्चन हम
टॉपिक क्या पढ़ते हैं, कौन क्या चीज़ याद करते हैं कि जालौर में कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना की। उसके बाद हम प्रसिद्ध शासक पर आ जाते हैं जिसका नाम है कानड़देव चौहान। तो इसमें भी आपको याद रखना है केवल गोविंद राज के बाद आपको हम्मीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन नहीं करना है। हम्मीरदेव चौहान से पहले जो भी चाहे 2-4 लाइन जैसी भी लाइनें हों उनको भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है। और अब हमारा जो मुख्य टॉपिक होगा वो होगा हम्मीरदेव चौहान का। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान के बारे में। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हम्मीरदेव चौहान। हम्मीरदेव चौहान, हम्मीरदेव चौहान, और इसका समय है 1282 से 1301 ईस्वी। हम्मीरदेव चौहान, इनका समय क्या है 1282 से 1301। देखिए हम्मीरदेव चौहान के बारे में पहले सामान्य जीवन परिचय। पिता का नाम जयसिंह अथवा जयसिम्हा, जयसिंह अथवा जयसिम्हा। माता का नाम हीरा देवी, इनकी माता का नाम था हीरा देवी। इसी प्रकार इनकी पत्नी का नाम रंग देवी अथवा रंगा देवी। पुत्री पुत्री देवल देवी, पुत्री का नाम क्या है देवल देवी। और इनका पुरोहित विश्वरूप, इनका पुरोहित जिसका नाम है विश्वरूप। इसी प्रकार इनका दरबारी कवि विजयादित्य, दरबारी कवि का नाम है विजयादित्य। दरबारी कवि कौन है विजयादित्य। इसी प्रकार ये जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था, जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था। और 1282 में पिता ने ही राज्यारोहण किया था, पिता ने ही राज्यारोहण किया। इसी प्रकार रणथंभौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था। रणथंभौर का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक, सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था। रणथंभौर का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक था हम्मीरदेव चौहान। 1282 में इसका राज्यारोहण होगा। अब इसके बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। हम्मीरदेव के बारे में जानकारी के स्रोत, यानी हम्मीरदेव चौहान के बारे में हमें कौन कौन से स्रोतों से, कौन कौन से ग्रंथों से जानकारी मिलती है। देखिए, जैसे एक स्रोत है हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर महाकाव्य। और एक है हम्मीर रसो, हम्मीर राछड़ा राजरूप। देखिए हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा नयन चंद्र सूरी। हम्मीर महाकाव्य की रचना किसने की नयन चंद्र सूरी ने। इसके बाद नंबर 2 हम्मीरायण की रचना किसने की भाड़ऊ व्यास। हम्मीरायण की रचना किसके द्वारा की गई भाड़ऊ व्यास के द्वारा। नंबर 3 हम्मीर रासो, इसकी रचना किसके द्वारा की गई जोधराज के द्वारा। हम्मीर बंधन अमृत कैलाश के द्वारा लिखा गया। हम्मीर बंधन की रचना किसने की अमृत कैलाश के द्वारा। इसी प्रकार हम्मीर रासो, हम्मीर हट चंद्रशेखर, हम्मीर हट ये किसके द्वारा लिखा गया
चंद्रशेखर के द्वारा, हम्मीरहट्ट चंद्रशेखर के द्वारा, हम्मीरायण भाडव व्यास, हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर बंदन अमृत कैलाश, हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। नंबर 6 तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही, और ये किसके द्वारा लिखा गया? बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। नंबर 7 मिफ्ता उल फतू, मिफ्ता उल फतू, ये किसके द्वारा लिखा गया? अमीर खुसरो के द्वारा, मिफ्ता उल फतू अमीर खुसरो। नंबर 8 तारीख ए अलाई, तारीख ए अलाई, ये भी किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, तारीख ए अलाई अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया। तो ये कुछ स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके पश्चात देखिए एक और नोट कर लीजिए, हम्मीर राछाड़ा, हम्मीर राछाड़ा राजरूप के द्वारा लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया था? राजरूप के द्वारा। तो ध्यान रखना है, ये सामान्य वैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हम्मीरायण भाडव व्यास, हम्मीर रासो जोधराज, हम्मीर बंदन अमृत कैलाश, हम्मीरहट्ट चंद्रशेखर, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी, मिफ्ता उल फतू अमीर खुसरो, तारीख अलाई जिसका दूसरा नाम है खजैन उल फतू, दूसरा नाम क्या है? खजैन उल फतू। हम अमीर खुसरो के बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम्मीर राछाड़ा, ये किसके द्वारा लिखा गया? राजरूप के द्वारा। तो ये हम्मीरदेव चौहान के बारे में जानकारी के कुछ स्रोत हैं। इसके पश्चात हम आगे बात करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, हम्मीरदेव चौहान से संबंधित कुछ बिंदु हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे हम्मीरदेव चौहान, अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो हम्मीरदेव ने शासक बनने के बाद, शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय, दिग्विजय की नीति अपनाई। शासक बनने के बाद हम्मीरदेव ने दिग्विजय, अपने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। उदाहरण के लिए सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन देव को पराजित किया। भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया, अर्जुन को पराजित किया, भीमरस के शासक अर्जुन को पराजित किया। इसी प्रकार मांडलकूटा, जिसे मांडलगढ़ कहा जाता है, मांडलकूटा से कर वसूल किया। मांडलकूटा, मांडलकूटा जिसे वर्तमान में मांडलगढ़ कहा जाता है, से कर वसूल किया, कर वसूल किया। परमार शासक भोज को पराजित किया गया। परमार शासक भोज को पराजित किया, भोज को पराजित किया। इसी प्रकार मेवाड़ का शासक है समर सिंह, समर सिंह पर भी अधिकार किया था। मेवाड़ के शासक समर सिंह पर अधिकार किया था। मेवाड़ के शासक समर सिंह पर अधिकार किया, मेवाड़ के शासक समर सिंह पर अधिकार किया। आबू के शासक प्रताप सिंह को पराजित किया था। आबू का शासक था प्रताप सिंह, उसको भी इसके द्वारा पराजित किया गया था। आबू के शासक प्रताप सिंह को पराजित किया गया, प्रताप सिंह को पराजित किया गया।
तो ये कुछ बिंदु हैं, ध्यान रखना है। हमें केवल जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का ही अध्ययन नहीं करना है। ये भी सामान्य 2-4 लाइनें हैं। शासक बनने के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई, भीम रस के शासक अर्जुन को पराजित किया, मांडलकूटा जिसे मांडलगढ़ कहा जाता है कर वसूल किया, परमार शासक भोज को पराजित किया, मेवाड़ के शासक समर सिंह पर अधिकार किया और आबू के शासक प्रताप सिंह को पराजित किया गया। इनके पुरोहित का नाम था विश्वरूप। विश्वरूप के निर्देशन में इन्होंने कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया था। ध्यान रखना है, विश्वरूप के निर्देशन में कोटिय जन यज्ञ का आयोजन करवाया। अब देखिए 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। ध्यान रखना है, एक बिंदु नोट करते हैं अपन। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, यानी गुलाम वंश की समाप्ति के पश्चात नया वंश आएगा, खिलजी वंश की स्थापना की। अब खिलजी वंश का संस्थापक कौन बन गया? ये जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का जो समय रहेगा, इसका समय रहेगा 1290 से 1296 ईस्वी। 1290 से 1296। तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन यहाँ शासक कौन है? हम्मीरदेव चौहान। जलालुद्दीन खिलजी ने झाई के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, जिसे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। उसके पश्चात जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण करता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर दुर्ग को प्राप्त करने में असफल रहा और जलालुद्दीन खिलजी ने असफल होकर कहा था, मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। उसके पश्चात 1296 में, यद्यपि इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, नोट करेंगे, 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दी और खुद शासक बना। उसके बाद 1296 से 1316 तक उधर शासक रहेगा अलाउद्दीन खिलजी और इधर शासक रहेंगे हम्मीरदेव चौहान। तो अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीरदेव चौहान में भी संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी, उनमें भी युद्ध देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी हमें डिटेल से अध्ययन करना है। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ईमानदारी से रणथंबोर के दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका, यानी हम रणथंबोर दुर्ग के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैंने रणथंबोर दुर्ग के बारे में आपको बताया था कि यह एक ऐसा दुर्ग है जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता है। यह एक ऐसा दुर्ग है जो सब कुछ देखता है, किसी को दिखाई नहीं देता है। और इसी प्रकार इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो अगले वीडियो में हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर पर जो अभियान होंगे, उन अभियानों का डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, केवल आपको अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, इससे पहले जो भी एक एक दो लाइनें हैं उनको आपको साथ साथ रिवाइज करना है। और रणथंबोर के चौहानों में भी गोविंद राज के बाद डायरेक्ट आपको हम्मीरदेव चौहान के बारे में अध्ययन नहीं करना है। उससे पहले जो भी शासक आते हैं, चाहे उससे संबंधित 2 लाइनें हैं, चाहे 3 लाइन हैं, चाहे एक ही लाइन क्यों ना हो, उसको भी हमें बारीकी से पढ़ना है। तो अगले वीडियो में हम जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।